साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिफेंस साइड से आप सबके लिए डिस्कस करना चाहता हूं। ये टॉपिक खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मेडिकल शॉप्स पर रिटेल करते हैं या होलसेलिंग करते हैं। देखो, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो शेड्यूल एच की कैटेगरी में आते हैं, जिनके ऊपर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। जब भी इंस्पेक्शन होता है तो कुछ अथॉरिटीज़ या अधिकारियों का मानना ये होता है कि ये ड्रग्स एनडीपीएस में कवर है, जिस कारण आपको मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके द्वारा सेक्शन 8/22 या 8/15 का उल्लंघन किया जा रहा है और आपने कमर्शियल क्वांटिटी में इन ड्रग्स को स्टोर कर लिया है, जो कि साइकोट्रॉपिक है, नशा कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव में आपके राइट्स क्या होंगे, ये समझाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, एनडीपीएस मैटर में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लिए है वो है सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो ड्रग्स कमर्शियल क्वांटिटी में है या ऐसा एलिगेशन हमारे ऊपर है तो हमें बेल मिलने में आसानी भी नहीं होगी। तो हम करें क्या? ऐसे क्या अधिकार कानून में हमारे हैं कि यदि हमें इन अपराधों में गिरफ्तार किया जाता है तो किस प्रकार हम ईजिली बेल को कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। साथियों, जो आज का वीडियो है यह है एक न्यायिक दृष्टांत पर बेस्ड है, जो कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का है, जिसमें एक व्यक्ति को, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग को स्टोर किया हुआ था, जिसे हम कहेंगे मेडिकल ड्रग या मेडिकली प्रिस्क्राइब ड्रग, जिसमें अधिकांश ड्रग शेड्यूल एच में जो है कवर हो जाते हैं। और उनका एलिगेशन ये था कि आप साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को बेच रहे हो और आपने एनडीपीएस एक्ट का जो है उल्लंघन किया है। अल्टीमेटली ही गॉट अरेस्टेड। तो उस पूरे न्यायिक दृष्टांत में यह समझाने का प्रयास किया गया कि अगर ऐसे किसी मामले में अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है और उसका कोई भी फॉल्ट दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर वो बेल के लिए कैसे अप्लाई करें, बेल में उसके राइट क्या है, जिस कारण मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, जैसा कि मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है आप सबको, मैं आपको साइटेशन का नाम बताने वाला हूँ, इसके साथ साथ कॉन्टेंट्स क्या रहे वो बताने वाला हूँ, और अंत में कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या रहे वो बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब आप एनडीपीएस मैटर में बेल को ड्राफ्ट करें तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, खासकर तब जब आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डील कर रहे हैं और अंतोगत्वा आपको एनडीपीएस एक्ट में बुक करके फंसा दिया गया है। साथियों, सबसे पहले आप साइटेशन का नाम नोट करें। साइटेशन का नाम है नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। डेट ऑफ जजमेंट है 22/9/2022। यह क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर में पब्लिश भी हुआ है, जिसका साइटेशन है 2022 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 1541। साथियों, इस मैटर के फैक्ट्स क्या थे उसको आप जो है आप नोट डाउन कर लें। द पिटिशनर हैज़ बिन अरेस्टेड इन FIR नंबर सो एंड सो, डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 8/22 सेक्शन 25 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। साथियों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अपेरेंटली किसी मामले में एनडीपीएस एक्ट का लगना ये अभिप्राय नहीं कि आप एनडीपीएस एक्ट के दोषी होंगे, पर जो अथॉरिटी काम कर रही है उनको लॉ नहीं आता। उनका तो ये कहना है कि आप नशा करवा रहे हो, आप साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बेच रहे हो, आप जिम्मेदार हो, आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा इस व्यक्ति पे हुआ। अपेरेंटली अगर फैक्ट्स को पढ़ते हैं और इसका प्रोसीजर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पिटिशनर अक्यूज ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित कर दिया और उसको फांसी लगा देनी चाहिए। नशा फैला रहा है सोसाइटी में वो, और सेक्शन 8/22 सेक्शन 25 एनडीपीएस को इजीली जो है इम्पोज किया गया, इजीली उसको अरेस्ट किया गया और अल्टीमेटली उसको बेल लगानी पड़ी। यहाँ पर एक सेक्शन यूज हुआ है, सेक्शन है 439 CRPC। एक बात आप ध्यान में रख लें कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी और आप कस्टडी में हैं तो आपको सेशंस कोर्ट के सामने जमानत लगानी है, जिसके लिए सेक्शन 439 CRPC में जो है प्रोविज़न दिए गए। गॉट इट? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलूँ आगे। चलिए, काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट, उसका क्या सबमिशन है अक्यूज का कोर्ट में। नाउ द FSL हैज़ बिन रिसीव्ड इन विच इट इज़ क्लियरली मैंशनड दैट द सैम्पल टैबलेट्स पैक्ड इन पैकेट मार्क एस A गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर डाइक्लोफेनिक एंड presence ऑफ थर्माडोल कुड नॉट बी डिटेक्टेड इन ग्राम्स। तो सबसे मज़े की बात ही समझनी है आपको कि जो FSL रिपोर्ट फाइल पर आई
और चार्जशीट जो है केस में पेश हुआ उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जो कंसेंट आर्टिकल है जिसको ये ड्रग्स बता रहे हैं, ऐसा ड्रग जो कि एनडीपीएस एक्ट में कवर है, उसमें केवल मिला है डाइक्लोफेनिक, उसमें टर्माडोल नाम का सब्सटेंस जो है नहीं मिला है, जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आता हो। और अगर आप लोग डील कर रहे हैं मेडिकल ड्रग्स में एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो किसी भी रूप में आपको एनडीपीएस एक्ट में ये लोग बुक नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं, चाहे पंजाब हाई कोर्ट के हों, चाहे माननीय हरियाणा हाई कोर्ट के हों, चाहे माननीय हिमाचल हाई कोर्ट के हों। इसमें स्पष्ट है कि अगर आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में कवर हैं तो वहाँ पर एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं होगा। फिर भी ये लोग नहीं मानते, कवर अप करते हैं और इनका एक ही टारगेट है कि व्यापारियों को फंसाओ, जेल में डालो और उनके माथे पर लिख दो कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये नशा फैला रहे हैं और ये एनडीपीएस हैं। पर वहाँ पर हमें स्ट्राइक करना है लीगल प्रिंसिपल्स की लाइट में, और जिसमें पहला हथियार है एफएसएल पॉइंट, कि इस केस में एफएसएल जो हुआ उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जो बेसिक कंपोनेंट मिला वो था डाइक्लोफेनिक, जो कि एनडीपीएस एक्ट में कवर नहीं है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कवर है। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने। चलो आगे चलिए। साथियों, उनका तर्क ये भी था कि द टोटल वेट्स ऑफ द टैबलेट्स इज 7.76 ग्राम। साथियों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, टैबलेट। यहाँ पर ये नहीं कि पाउडर बेच रहा था, टैबलेट। टैबलेट मीन्स इंडिकेटिव है कि वो ड्रग था, बट वो ड्रग मेडिकल ड्रग था। और जो मेडिकल ड्रग हैं उनके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में प्रावधान है, उनके लिए एनडीपीएस एक्ट कवर नहीं होगा। क्लियर है, इस बात को आप नोट रखो। साथियों, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट इट इज़ मैंशनड दैट डाइक्लोफेनिक्स आर नॉट लिस्टेड अंडर द एनडीपीएस एक्ट। जो मैंने आपको वापस से बताया और वापस से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी रूप में डाइक्लोफेनिक एनडीपीएस एक्ट में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये मेडिकल ड्रग है। इसको आप नोट करके चलो। Challan has been filed. The accused is in jail since a long time and trial will take a very long time to be concluded. कि accused जो है वो जेल में है, चालान फाइल हो गया है, अब उससे कोई इन्वेस्टिगेशन या रिकवरी पेंडिंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट तर्क थे, इनको आप लिखा करो। आप लिखते नहीं हो, लिखो इन तर्कों को, तभी क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा। अगर आप क्लाइंट हो तो अपनी बेल की अर्जी को जरूर पढ़ो, और ये पॉइंट कवर अप नहीं है तो उनको लिखवाओ। अगर आप टेक्निकल पॉइंट को रेज नहीं करोगे, आपको रेमेडी कोर्ट से नहीं मिलनी है। जिसका अपोज यहाँ पर पीबी ने करा, उसका कहना क्या है कि मामला गंभीर प्रकृति का, ही शुड बी केप्ट इन द कन्फाइनमेंट। सोसाइटी को बिगाड़ के रखा हुआ है लोगों ने। साथियों, कोर्ट ने क्या लिखा? हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज एंड विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मैरिट, आई डीम इट जस्ट एंड प्रॉपर टू ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड। साथियों, इतना कन्विंसिंग पॉइंट था कि कोर्ट को मैरिट तक को भी टच नहीं करना पड़ा। कोर्ट ने कह दिया कि अपेरेंटली आपका जो केस है यहाँ पर आपको बेल का लाभ दे सकते हैं। साथियों, एनडीपीएस एक्ट में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बेल इतना इजीली नहीं होता है। आपको केस मेकआउट करना होता है कि माय लॉर्ड, अगर इन स्थितियों को भी देख लें, हम मैरिट्स को भी छोड़ दें, तब भी केस जो है मेड आउट नहीं होगा। एंड इट इज़ अ फिट केस वेयर बेल कुड बी इंक्लाइंड इन फेवर ऑफ द कंसर्न पिटिशनर अक्यूज्ड। ओके, गॉट द पॉइंट ना? चलें आगे। Accordingly, the bail application is allowed and accused shall be released on the bail on furnishing of personal bond with 2 surety bonds। कि आखिरी पर्सपेक्टिव में कोर्ट ने क्या लिखा कि आपको पर्सनल बॉन्ड भी देना है और श्योरिटी बॉन्ड भी देना है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या सिर्फ आप अक्यूज्ड हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी कोर्ट जो है बेल ग्रांट करता है तो अक्यूज से एक बॉन्ड भरवाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। वो एक श्योरिटी है कि आप अगली तारीख पर कोर्ट में आते रहेंगे और कोर्ट से तभी एग्जेम्प्ट होंगे जब आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, जिसके लिए सेक्शन 205 और सेक्शन 317 सीआरपीसी में प्रावधान दिए गए। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? और आप पर हम विश्वास कर सकें, जिसके लिए हमें आप 2 श्योरिटी दीजिए कि अगर आप भाग गए तो हम उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए वो श्योरिटी भी आपके पक्ष में बॉन्ड लिखती है, जिसको हम कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड। ये बॉन्ड इसलिए होते हैं कि कल को आप भाग गए या एब्सकॉन्ड हो गए तो उनकी जवाबदेही जो है कोर्ट में बन जाएगी। ये वैसा ही है कि जैसे आप एक बैंक से जो है लोन ले रहे हैं। तो कुल मिला के जो है घबराने का नहीं है भाई, आपको लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। तो मेरा आपसे अंत में ये कहना है कि जब आप बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप अपने पॉइंट को स्पष्ट लिखें। कोई टेक्निकल बिंदु है स्पष्ट लिख दें, कोई लीगल पॉइंट है उसको पिटिशन में स्पष्ट लिख दें। मौखिक नहीं चलेगा भाई, आपको लिखित लिखना होगा। लिखित लिखोगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा, ताकि पढ़ने में, समझाने में आपको ईजी रहेगा और कोई पॉइंट जो है वो मिस आउट नहीं होगा। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ में आया, इसने आपको इनलाइटन किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि आपको अपडेट जो है जल्दी मिलते रहे और आप अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर करते रहें। तो साथियों, घबराने का नहीं है भाई, हम डिफेंस हैं। डिफेंस मीन्स डिफेंस, और डिफेंस जीतेगा, पर डिफेंस को अपने होश नहीं खोने हैं, डिफेंस को लीगली प्लीड करना है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।